यूट्यूब चैनल चालू कर रहा हूँ। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे हमने भी अपना यूट्यूब चैनल बनाया है राम्स एकेडमी के नाम से। आप सभी का राम्स एकेडमी में स्वागत है। आज हम अति महत्वपूर्ण कार्बनिक अभिक्रियाएं जो अक्सर एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं उनको लेके आए हैं। उनके विषय में हम आपको बताएंगे कि जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में आती रहती हैं उनके कॉन्सेप्ट और वो कैसे की जाती हैं उनके विषय में हम आपको आज जानकारी देने वाले हैं। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस कौन कौन सी हैं उनके विषय में हम आज आपको बताएंगे। पहली है रोजेनमुंड अभिक्रिया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में रहती है, अक्सर एग्जाम में आती रहती है। दूसरी है स्टीफेन अभिक्रिया या इसको हम स्टीफेन मेथड भी कहते हैं अर्थात स्टीफेन विधि भी कहते हैं। दूसरी है केली-जारो अभिक्रिया। चौथी है एल्डोल संघनन और पांचवी है रायमंड-टीमन अभिक्रिया। इसमें केली-जारो एल्डोल दोनों एक साथ सीखी जाती हैं क्योंकि ये दोनों बहन भाई की तरह होती हैं अर्थात दोनों में एक जैसा मेथड होता है, एक जैसा सिस्टम होता है। इसके वजह से इन दोनों को हमेशा एक साथ ही सीखा जाता है। तो अब हम सबसे पहले रोजेनमुंड अभिक्रिया के विषय में समझेंगे। इसमें क्या सिस्टम, क्या मेथड और कैसे रिएक्शन होती है देखते हैं। उन अभिक्रियाओं में से पहली अभिक्रिया हमारी थी रोजेनमुंड अपचयन, रोजेनमुंड रिडक्शन। इसमें होता क्या है, अम्ल क्लोराइड का बेरियम सल्फेट और पैलेडियम पीडी उत्प्रेरक की उपस्थिति में उबलती हुई जाइलिन माध्यम में हाइड्रोजन द्वारा अपचयन करने पे एल्डिहाइड बनता है। तो अम्ल हैलाइड का अपचयन होता है किसकी उपस्थिति में, पैलेडियम उत्प्रेरक और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में। माध्यम क्या रखा जाता है, जाइलिन, उबलती हुई जाइलिन, बॉइलिंग जाइलिन मीडियम होता है। देखेंगे RCOCl ये अम्ल क्लोराइड है और पाइप के द्वारा हम इसमें हाइड्रोजन प्रवाहित करते हैं और उत्प्रेरक की उपस्थिति होती है पैलेडियम और BaSO4। उबलती हुई जाइलिन माध्यम रखा जाता है। इसमें होता क्या है, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके HCl बना के अलग हो जाते हैं। हाइड्रोजन को ऐसे ना लिख के ऐसे लिख सकते हैं, एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाता है, HCl बन जाता है, प्लस दूसरा हाइड्रोजन जहां से HCl निकलता है वहीं पे आगे जुड़ता है, तो ये बन जाता है RC≡OH CHO। ये क्या है, एल्डिहाइड। अब हम यहाँ पर देखते हैं पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अम्ल क्लोराइड का या एसिड क्लोराइड का अपचयन इस प्रकार से एल्डिहाइड में हो जाता है। यहाँ पर बेरियम सल्फेट का काम ये होता है कि यहाँ एल्डिहाइड को अल्कोहल में ऑक्सीकृत होने से रोकता है। यदि इसमें बेरियम सल्फेट न मिलाया जाए तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हो जाता है अल्कोहल में। देखेंगे इस तरह से हो जाता है। अगर पैलेडियम की उपस्थिति में यहाँ रिएक्शन होगी तो क्या हो जाता है, यहाँ पर इसका पुनः अपचयन हो जाता है। एक हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन के पास चला जाता है, दूसरा ऑक्सीजन कार्बन के साथ आ जाता है, तो यहाँ पर बन जाता है C≡OH HH। ये क्या हो जाता है, अल्कोहल। यदि यहाँ पर BaSO4 हम रखते हैं
तो यहाँ पर नो रिएक्शन होता है, अर्थात पैलेडियम की उत्प्रेरक क्षमता को ये BaSO4 नष्ट कर देता है। अर्थात जब BaSO4 यहाँ पे रहेगा तो एल्डिहाइड ही बनेगा, अल्कोहल नहीं बनेगा। ये थी हमारी रोजेनवुड अपचयन, ये एल्डिहाइड बनाने की एक प्रमुख विधि होती है। अब हम लोग अगला देखेंगे, दूसरा स्टीफन अपचयन। स्टीफन विधि या स्टीफन मेथड, इसको स्टीफन अपचयन या स्टीफन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एल्किल साइनाइड अर्थात RCN, एल्किल साइनाइड का ईथर विलयन में अर्थात ईथर की उपस्थिति में SnCl2 द्वारा अपचयन करा के उसका आसवन करने पर एल्डिहाइड बनता है। अर्थात यहाँ पर अपचयन के लिए जो हाइड्रोजन की जरूरत होती है वो हमें SnCl2 और HCl की रिएक्शन के द्वारा प्राप्त होता है। इस तरह से हमें हाइड्रोजन मिलता है। SnCl2 प्लस HCl आपस में रिएक्शन करके SnCl4 स्टैनिक क्लोराइड और हाइड्रोजन मिलता है। यही हाइड्रोजन इस अभिक्रिया में अपचयन का काम करता है, अर्थात यहाँ पर यही हाइड्रोजन लिया जाता है और ये हाइड्रोजन हमको कहाँ से मिलता है? SnCl2 और HCl की अभिक्रिया से। उपस्थिति किसकी रहती है? ईथर विलयन में काम किया जाता है या अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर होता क्या है, जब ऐसा माध्यम रखा जाता है तो यहाँ C और N के बीच का एक बंध ब्रेक होता है, टूटता है और एक तरफ H और एक दूसरे तरफ दूसरा H जुड़ता है। ये दोनों की एक एक वैलेंसी खाली होती है और यहाँ पर दो H लिए गए और दोनों तरफ एक एक H जुड़ गया। इसके बाद हमने एक बार बताया था कि जब भी आपको NH दिखे तो हम तुरंत पानी से रिएक्शन करा देते हैं, जल से रिएक्शन करा देते हैं। तो जल से जैसे ही रिएक्शन कराते हैं तो इसका NH और इसका H2 तीनों मिल करके अमोनिया बाहर निकाल देते हैं। तो जब अमोनिया बाहर निकल जाता है, यहाँ पर क्या बचेगा? ऑक्सीजन, वो आके इस द्विबंध से जुड़ जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या बनता है, RCH डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन आके यहाँ जुड़ा, अर्थात RCHO अर्थात एल्डिहाइड। इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। R का मतलब आप लोग समझते हैं, R की जगह आप क्या क्या लिख सकते हैं? R की जगह हम CH3 लिख सकते हैं, R की जगह हम CH3 CH2, R की जगह हम C6H5 ये लिख सकते हैं। तो ये बदल के आप कई उदाहरण इसमें कर सकते हैं अभ्यास करने के लिए। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, देखेंगे। R की जगह पे अगर हमने CH3 लिया है तो क्या होगा? CH3 C त्रिबंध N और H, उपस्थिति वही रहेगी SnCl2 प्लस HCl, हाइड्रोजन लाने के लिए ईथर माध्यम होगा। उसके बाद यहाँ पर वैसा ही होगा, पहले ये बंद ब्रेक होगा। तो यहाँ पर हम इधर लिख दे रहे हैं CH3 C द्विबंध N और दोनों में एक एक हाइड्रोजन जुड़ेगा। अभी हमने बताया कि जैसे ही हमें NH दिखेगा हम समझ जाएंगे कि पानी से इसकी रिएक्शन करा देंगे। जैसे ही पानी से रिएक्शन कराएंगे H2 इसका NH इसका निकल जाएगा। क्या बनके निकल जाएगा?
अमोनिया बन के निकल जाएगा, NH3 बन के निकल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा CH3C और ये ऑक्सीजन आके यहाँ जुड़ेगा डबल बॉन्ड OH, CH3CHO। यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 है अर्थात एसिड। ये कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप है, अर्थात इसका नाम होगा एसिड एल्डिहाइड। इस तरह से हमें एल्डिहाइड मिल जाता है, कौन सा? एसिड एल्डिहाइड। ऐसे ही आप यहाँ R का मान बदल बदल के और भी रिएक्शन करके अभ्यास कर सकते हैं और अच्छी तरीके से इस विधि को सीख सकते हैं। चलो हम लोग आगे देखते हैं। तीसरी अभिक्रिया है कैनी-जारो अभिक्रिया या कैनी-जारो रिएक्शंस। देखिए कैनी-जारो अभिक्रिया अगर आप रटना चाहें तो आसानी से रट सकते हैं, वो लिख सकते हैं, लेकिन अगर उसको समझना है तो यहाँ पर कुछ बातें दी हुई हैं, उनको हम देखेंगे, उससे समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है जिन एल्डिहाइडों में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं, अर्थात उन्हीं एल्डिहाइडों में यह अभिक्रिया होगी जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु का मतलब होता है अल्फा कार्बन से जुड़ा, अब ऐसे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो अब यहां पर बात आ गई कि अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पर ये अल्फा हाइड्रोजन जानने से पहले आपको अल्फा कार्बन जानना पड़ेगा। तो अल्फा कार्बन क्या होता है वो जाने, किसी क्रियात्मक समूह से या किसी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन होता है। किसी क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन होता है। तो क्रियात्मक समूह आप लोग जानते हैं कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक हमने यहाँ पर उदाहरण लिया CH3 CH2 COOH, एक ही एग्जांपल लिया। दूसरा CH3 CHOH इधर लगा हुआ है CH3। एक और उदाहरण देख के हम लोग समझ लेंगे CH3 CHOH CH2 CH3। इस तरीके से यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि कैसे अल्फा कार्बन की पहचान करते हैं। तो मैंने लिखा है अल्फा कार्बन किसी क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो उदाहरण मैंने लिखा है CH3 CH2 COOH, तो ये आपका क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है। अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बन होता है तो हम उसे पहला कार्बन नहीं कहेंगे। यहाँ पर बात हुई है कि किसी क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन जो होगा वो अल्फा कार्बन होगा, अर्थात ये क्रियात्मक समूह होगा और इससे जुड़ा जो पहला कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा। ये आपका अल्फा कार्बन होगा। बात समझ में आ गई? यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये डायरेक्ट जो है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और इस OH में कहीं कार्बन नहीं है, इस फंक्शनल ग्रुप में कोई कार्बन नहीं है। तो ये जिस कार्बन से भी जुड़ा है वो अल्फा कार्बन होगा, अर्थात ये अल्फा कार्बन होगा। और यहाँ पर साथ ही में ये भी जान लें कि अल्फा के पड़ोसी में यानी कि पड़ोस में जो भी कार्बन होगा उसे हम क्या कहेंगे? बीटा कार्बन। तो अल्फा का पड़ोसी ये भी है, अल्फा का पड़ोसी ये भी, अर्थात ये भी बीटा होगा। तो ये अल्फा कार्बन हो गया, इसमें ये अल्फा कार्बन हो गया। अब साथ में हम ये भी जान लें कि अल्फा हाइड्रोजन कैसे पहचानेंगे। तो अल्फा कार्बन अगर आप पहचान गए हैं तो अल्फा हाइड्रोजन भी पहचान लेंगे। हमने लिखा है कि अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ इस फंक्शनल ग्रुप में हम देखेंगे कि ये फंक्शनल ग्रुप था, ये अल्फा कार्बन था। अल्फा कार्बन से यहाँ पर दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, अर्थात ये दोनों हाइड्रोजन क्या होंगे? अल्फा हाइड्रोजन होंगे।
यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप था, ये अल्फा कार्बन था, इस अल्फा कार्बन से ये हाइड्रोजन जुड़ा है, इसको हम क्या कहेंगे? अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। इस तीसरे उदाहरण में हम देखते हैं कि यहाँ पर ये OH जुड़ा हुआ है, अर्थात ये क्रियात्मक समूह है। ये किस कार्बन से जुड़ा है? इस कार्बन से जुड़ा है, तो डायरेक्ट इस कार्बन से जुड़ा है, अर्थात ये हमारा हो जाएगा अल्फा कार्बन। अल्फा का पड़ोसी बीटा, ये बीटा हो गया, ये भी बीटा हो जाएगा, और इसके आगे वाला गामा हो जाएगा। साथ में ये भी जानकारी ले लें। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की भी बात हो रही है, तो अल्फा हाइड्रोजन कौन होगा? जो अल्फा कार्बन से जुड़ा होगा, अर्थात ये होगा आपका अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर बात आई थी कि जिन एल्डिहाइडों में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं, अर्थात उन्हीं एल्डिहाइडों में यह विक्रिया होगी जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। उसके बाद ये आगे देखेंगे, वे एल्डिहाइड सांद्र व प्रबल क्षार, सांद्र होना चाहिए, कंसंट्रेट होना चाहिए और प्रबल भी होना चाहिए, दुर्बल नहीं होना चाहिए, कि विलयन के साथ कैनिजारो विक्रिया करते हैं। कौन करता है? एल्डिहाइड करते हैं। और कौन से एल्डिहाइड करते हैं? जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। उसके बाद हम देखेंगे इस अभिक्रिया में और क्या होता है। इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड के एक अणु के ऑक्सीकरण से, अर्थात इस एल्डिहाइड में एक अणु का ऑक्सीकरण हो जाता है और दूसरे अणु का अपचयन करने से क्या बन जाता है? अल्कोहल बन जाता है। अर्थात इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, अर्थात यह अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया भी कही जाती है। अब हम लोग इस अभिक्रिया को लिख करके समझने का प्रयास करेंगे सांकेतिक रूप में। पहली बात हम ये जान लेते हैं कि इन एल्डिहाइडों में यह अभिक्रिया होगी, जैसे अभी हमने लिखा था कि जिन एल्डिहाइडों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा उन्हीं में कैनिजारो होगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं CH3 CH2 CHO, ये एक एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड की पहचान होती है जिसमें CHO फंक्शनल ग्रुप होता है, क्रियात्मक समूह होता है, वो एल्डिहाइड होते हैं। तो इस एल्डिहाइड में हम देखते हैं क्या अल्फा हाइड्रोजन नहीं है? यदि नहीं है तभी हम कैनिजारो रिएक्शन करा सकते हैं, अन्यथा नहीं करा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये फंक्शनल ग्रुप है, इससे जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन होगा और ये अल्फा हाइड्रोजन होगा, अर्थात इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए इसमें कैनिजारो रिएक्शन नहीं होगी। दूसरा हम देखते हैं CH3 CHO, CH3 CHO अर्थात एसिड एल्डिहाइड, ये फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, इससे जुड़ा पहला कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, इससे तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए, अगर तीन अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी कैनिजारो रिएक्शन नहीं होगी, कैनिजारो अभिक्रिया नहीं होगी। एक हम और एल्डिहाइड ले लेते हैं HCHO, इसको हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। इसमें हम देखते हैं ये फंक्शनल ग्रुप है, इससे जुड़ा पहला कार्बन है ही नहीं, इसमें पहला कार्बन ही नहीं है, अर्थात अल्फा कार्बन ही नहीं है, अर्थात इसमें अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, अर्थात इसमें कैनिजारो रिएक्शन होगा। तीसरा हम देख लेते हैं C6H5 CHO। यहां पर देखो क्या फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा पहला कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन है, ये C6H5 ये बेंजीन रिंग होता है, इसको इस तरह से हम लोग देखते हैं। यहाँ पर पहला कार्बन है इसका, ये वाला, क्यों? क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, इससे जुड़ा पहला कार्बन ये वाला है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इससे ये डायरेक्ट एक सी जुड़ा है, इससे ये डायरेक्ट एक सी जुड़ा हुआ है, कोई भी हाइड्रोजन इससे नहीं जुड़ा हुआ है, अर्थात यहाँ पर कैनिजारो अभिक्रिया हो सकती है, यहाँ पर इसमें कैनिजारो अभिक्रिया होगी। तो अब हम लोग कैनिजारो अभिक्रिया में चलते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई इसमें किन एल्डिहाइडों में कैनिजारो होगा और किन अभिक्रियाओं, किन एल्डिहाइडों में नहीं होगा कैनिजारो। देखते हैं HCHO भी क्लियर हुआ है कि इसमें कैनिजारो होगा। तो यहाँ पर बताया गया कि जिन एल्डिहाइडों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वे एल्डिहाइड सांद्र व प्रबल क्षार के विलयन के साथ कैनिजारो अभिक्रिया करेंगे। तो कोई एक सांद्र आप क्षार ले सकते हैं, NaOH ले सकते हैं
या KOH ले सकते हैं। कैसा होना चाहिए? वो कंसंट्रेट होना चाहिए, सांद्र होना चाहिए, जलीय होना चाहिए। इक्वस रखेंगे यहाँ पर, रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड के एक अणु के ऑक्सीकरण से लवण, अर्थात इसमें दो अणुएं भाग लेंगी अभिक्रिया में, एक अणु का ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण जिसमें या जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का त्याग होता है, जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का त्याग होता है वो ऑक्सीकरण होता है। अपचयन कौन सा होता है? जिनमें हाइड्रोजन का योग होता है, जुड़ते हैं हाइड्रोजन, वो अपचयन होता है। अर्थात दोनों अभिक्रिया होंगी तो पहले ऑक्सीकरण होगा, इसको हम स्ट्रक्चरल रूप में देख लेंगे। तो ऑक्सीकरण होगा तो दोनों यौगिकों का हाइड्रोजन, जो फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन है इसका और इसका जो हाइड्रोजन है वो दोनों निकल जाएंगे। वो दोनों जब निकल जाएंगे तो कैसा हो जाएगा? यहाँ पर देखें, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, और इसमें H जब निकल जाएगा तो यहाँ हो जाएगा O Na, ये आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? देखो एक लवण हमको दिख रहा है HCOONA प्लस। अब यहाँ पर दिखाया गया है, देखिएगा, एक अणु के ऑक्सीकरण से लवण, तो हमारा लवण बन चुका है, और दूसरे अणु के अपचयन से अल्कोहल बनता है। अब एक और हमको दूसरा इसमें एल्डिहाइड लेना पड़ेगा, अर्थात फॉर्मेल्डिहाइड लेना पड़ेगा। तो हम एक दूसरा ले लेते हैं यहाँ HC डबल बॉन्ड OH। क्या होगा? इसके बीच का बंध ब्रेक होगा और दो जो हाइड्रोजन मुक्त हुए थे दोनों एक एक जगह पे जुड़ जाएंगे। क्या होगा? यहाँ पर बंध जो ब्रेक करेंगे हम तो इसकी ये वैलेंसी खाली हो जाएगी, इसकी दोनों हाइड्रोजन जो निकले थे वो दोनों आके यहाँ जुड़ जाएंगे। तो हम देख रहे हैं HHSC CCH3OH अर्थात अल्कोहल। तो हम इसको ऐसे ना लिख के, समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा, इसको हम ऐसे ना लिख के हम ऐसे लिख देंगे, ये दो अणुएं यूज हुई हैं, इस तरीके से कैनिजारो रिएक्शन पूरी हो जाती है। एक उदाहरण हम दोबारा देख लेते हैं, C6H5 का, C6H5CHO, दो अणुएं ली गई NaOH। अब अगर समझ में आ गया तो सीधे हम लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा? C6H5, पहले दोनों के एक एक हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? C6H5COONA। क्या बनेगा? C6H5COONA प्लस दूसरा अणु आएगा तो क्या हो जाएगा वहां पर? C6H5CH2OH अल्कोहल बन जाएगा, ये लवण बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा, और ये बन जाएगा अल्कोहल। इस तरीके से आप कैनिजारो अभिक्रिया सीख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। ओके, रिएक्शन के ऊपर चलते हैं। चौथी हमारी अभिक्रिया है एल्डोल संघनन, एल्डोल कंडेंसेशन। यह अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं में से सबसे अधिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कही जा सकती है। ज्यादातर बोर्डों में ये अभिक्रिया पूछी जाती है। तो इस अभिक्रिया का कॉन्सेप्ट क्या है? इस अभिक्रिया में हम देख रहे हैं कि लिखा हुआ है अल्फा हाइड्रोजन युक्त। अभी इसके पहले हमने अभिक्रिया बताई है कैनिजारो अभिक्रिया, जिसमें मैंने लिखा था या बताया था कि अल्फा हाइड्रोजन विहीन या जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित ना हो उसमें कैनिजारो अभिक्रिया हो रही थी। यहाँ पर क्या है? अल्फा हाइड्रोजन युक्त अर्थात जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है उनमें एल्डोल कंडेंसेशन होगा, उनमें एल्डोल संघनन होगा। तो अब हमें वो अल्फा हाइड्रोजन युक्त कौन से यौगिक लेने? कार्बोनिल यौगिक। जो हमारी कैनिजारो अभिक्रिया थी उसमें सिर्फ एल्डिहाइडों में वो अभिक्रिया हो रही थी, क्योंकि वहां बताया गया था कि सिर्फ
एल्डिहाइड और वही एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। यहां पर बताया जा रहा है कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनमें एल्डिहाइड और कीटोन अर्थात एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को मिला करके कार्बोनिल यौगिक कहा जाता है, अर्थात जिनमें ये वाला फंक्शनल ग्रुप उपस्थित रहता है। अगर हम इसमें एक तरफ R और दूसरी तरफ H अर्थात एल्किल समूह जोड़ दें और दूसरी तरफ हाइड्रोजन जोड़ दें तो ये हो जाता है एल्डिहाइड। और इसी अगर समूह में एक तरफ R और दूसरी तरफ भी R हो अर्थात एल्काइल समूह जुड़ा हुआ हो तो उसको कहा जाता है कीटोन। तो ये फंक्शनल ग्रुप दोनों में उपस्थित होता है। इस फंक्शनल ग्रुप को कहा जाता है कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। ये कहा जाता है। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में उपस्थित होता है, अर्थात एल्डोल कंडेंसेशन से संघनित होकर के बीटा हाइड्रोक्सी यौगिक बनाते हैं। कौन? कार्बोनिल यौगिक बनाते हैं। इसमें क्या उपस्थिति होती है? यह अभिक्रिया तनु या दुर्बल क्षार, तनु होना चाहिए। कैनिजारो अभिक्रिया में क्या था? वहां पर सांद्र था और प्रबल क्षार था। यहाँ पर तनु होना चाहिए अर्थात बहुत क्षार होना चाहिए जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो। जैसे हमने उसमें NaOH लिया था तो वो सांद्र NaOH उसमें यूज किया गया था। यहाँ पर जो है हमें सांद्र NaOH नहीं लेना है, उसकी जगह पे हमें डाइल्यूट या तनु NaOH लेना है। या हम इसकी जगह पे कोई दुर्बल क्षार ले सकते हैं जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये भी ले सकते हो, या यहाँ पर डाइल्यूट KOH भी ले सकते हो। तो इनमें से कोई एक उपस्थिति हम दिखाएंगे। तो हम डाइल्यूट NaOH ले रहे हैं। अब हम देखते हैं एक अल्फा हाइड्रोजन युक्त, हम पहले एल्डिहाइड देखते हैं। एल्डिहाइड ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन है इसमें। ये फंक्शनल संघनन में क्या होता है? उपस्थिति हमने बताया तनु NaOH या KOH या कोई दुर्बल बेस जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड हम ले रहे हैं जिसका कंडेंसेशन हम लोग देखेंगे। कंडेंसेशन का मतलब संघनन, संघनन मतलब दो यौगिक आपस में जुड़ेंगे, उसे हम संघनन कहते हैं। इसमें जुड़ करके देखो क्या बन रहा है? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक बन रहा है। तो यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप इसका है, इसका नाम होगा एसिड एल्डिहाइड। एक दूसरा हम ले रहे हैं यहाँ पर एसिड एल्डिहाइड ही। देखिए होता क्या है, जो अल्फा हाइड्रोजन है किसी एक यौगिक का, दोनों एक जैसे यौगिक है, दोनों एसिड एल्डिहाइड है, तो दोनों में से किसी एक अल्फा हाइड्रोजन, किसी एक का अल्फा हाइड्रोजन, इसको हम ऐसे लिखना चाह रहे हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका जो एक अल्फा हाइड्रोजन होगा, इधर का ले लें या इधर का या इधर का, एक अल्फा हाइड्रोजन होगा वो ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के पास चला जाएगा तो ये कार्बन की वैलेंसी भी खाली हो जाएगी। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, CH3C सिंगल बॉन्ड होगा आपको और H आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो गई, यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस, इसके बाद यहाँ से ये हट गया हाइड्रोजन, ये प्लस दो हाइड्रोजन ये लगे हुए CH2CHO, तो ये आपस में ऐसे जुड़ जाएगा। तो ये एक यौगिक बनेगा जिसको कहा जाता है एल्डोल बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक, CH3COH CH, ये वाला पार्ट यहाँ पे जुड़ेगा आगे CH2CHO। देखेंगे बीटा हाइड्रोक्सी कैसे है ये। अभी हमने अल्फा और बीटा कार्बन के विषय में जानकारी दी थी, तो यहाँ पर उसी तरीके से हम समझेंगे। ये
है हमारा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा पहला कार्बन ये होगा आपका अल्फा कार्बन, अल्फा का पड़ोसी बीटा अर्थात ये होगा बीटा, बीटा पर OH जुड़ा है अर्थात बीटा हाइड्रोक्सी कौन सा कार्बोनिल यौगिक, ये एल्डिहाइड है तो हम यहाँ पे एल्डिहाइड कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या इसको कहा जाता है एल्डोल, इसको क्या कहा जाता है एल्डोल। इस तरीके से होता है। एक दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं। यहां पर लिखा है कार्बोनिल यौगिक संघनित होकर के अर्थात एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ये क्रिया होती है। तो अब हम एक कीटोन लेकर के ये रिएक्शन समझाने का प्रयास करते हैं आपको। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 संघनन होना है तो एक दूसरा यौगिक भी हम यहाँ पे लेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, उपस्थिति वही रहेगी डाइल्यूट NaOH या दुर्बल क्षार BaOH का होल ट्वाइस, जो भी आप होल ट्वाइस ले सकते हैं, डाइल्यूट KOH भी ले सकते हैं या NaOH ले सकते हैं। क्या होगा यहाँ पर वही प्रक्रिया होगी, कोई एक अल्फा हाइड्रोजन आके दूसरे वाले फंक्शनल ग्रुप के ऑक्सीजन से जुड़ेगा। तो इसमें तीन अल्फा हाइड्रोजन इधर है, 3 इधर है अल्फा हाइड्रोजन, 3 इधर अल्फा हाइड्रोजन इसमें भी है, इसमें भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसमें का अल्फा हाइड्रोजन आप वहां लेके जाएं या इसमें का अल्फा हाइड्रोजन यहाँ लेके आए, या इसमें का अल्फा हाइड्रोजन उस यौगिक में लेके जाएं या इसमें का अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे लेके आए। तो हम एक हाइड्रोजन ले लेते हैं, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं CH2H ऐसे। तो ये वाला अल्फा हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, इस ऑक्सीजन पे आके जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा CH3 CH3OH, एक यहाँ पर इसका पद खाली हुआ तो यहाँ पर हो जाएगा ये वाला CH2 CO CH3। देखेंगे क्या बनेगा, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़ा कार्बन बीटा कार्बन होगा और बीटा कार्बन से ही OH जुड़ा है अर्थात बीटा हाइड्रोक्सी क्या होगा, कीटोन होगा ये, क्योंकि CO ग्रुप लगा हुआ है, कीटोन वाला लगा हुआ है। तो इसको हम क्या कहेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। इस तरह से एल्डोल संघनन पूरा हो जाता है। एल्डोल जब बात आई है तो यहाँ पर एक और एल्डोल होता है जिसको कहते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर 2 अभिक्रियाएं आपको बताई हैं, एक एल्डिहाइड के साथ और एक कीटोन के साथ संघनन। तो क्रॉस का मतलब होता है अलग अलग यौगिक लेकर के, अलग अलग मतलब एक हमने एल्डिहाइड लिया तो दूसरा वाला कीटोन लिया, उसका जब हम कंडेंसेशन अर्थात संघनन कराते हैं तो उसे कहा जाता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन अर्थात क्रॉस एल्डोल संघनन। देखेंगे इसमें क्या होता है, जब एल्डोल संघनन की बात आई है तो यहाँ पर उसको भी जान लेते हैं। एल्डोल संघनन के साथ क्या आ जाएगा, क्रॉस एल्डोल संघनन। क्रॉस एल्डोल संघनन जो भी यहाँ पर बातें बताई गई थी अल्फा हाइड्रोजन युक्त, तो यहाँ पर भी वही चीज होगी, सिर्फ यौगिक जो होंगे, 2 यौगिक जो संघनित हो रहे थे वो दोनों अलग अलग होंगे, इसीलिए उसको कहा गया क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन अर्थात क्रॉस एल्डोल संघनन। तो देखते हैं हम यहाँ पर CH3 CHO, ये हमने क्या लिया है, CHO ग्रुप दिख रहा है तो कौन सा है ये यौगिक, एल्डिहाइड है। अब दूसरा हम यहाँ पर यौगिक ले रहे हैं CH3 CO CH3,
इसको हम क्या कहेंगे, CO ग्रुप है, दोनों तरफ R जुड़ा है, अर्थात ये क्या है, कीटोन। इसलिए इसको क्रॉस कहा गया क्योंकि अभी तक जो हमने एल्डोल कंडेंसेशन देखा था उसमें दोनों यौगिक सेम संघनित हो रहे थे, यहाँ पर दोनों अलग अलग हैं। देखें कैसे होगा, उपस्थिति वही होगी डाइल्यूट KOH या NaOH। तो यहाँ पर देखेंगे वही चीज होगी, अल्फा हाइड्रोजन आके फंक्शनल ग्रुप के ऑक्सीजन से आके जुड़ेगा। इसको हम स्ट्रक्चरल रूप में ऐसे समझाने का प्रयास करते हैं आपको। इसका हमने CH2 इस तरह से लिख लिया, देखेंगे ये अल्फा हाइड्रोजन है जो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे आके जुड़ जाएगा, जुड़ने के बाद ये आगे इसकी वैलेंसी खाली होगी, यहाँ पे जुड़ेगा। या तो फिर ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पर दो प्रकार से ये अभिक्रिया देखी जा सकती है। यहाँ पर इस एल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन कीटोन पे भी जा सकता है, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर हमने ऐसे लिखा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे हो सकती है घटना, या यहाँ का हाइड्रोजन वहां भी जा सकता है। उपस्थिति वही रखेंगे, देखेंगे ये वाला जो हाइड्रोजन है, जो अल्फा हाइड्रोजन है, वो इस ऑक्सीजन के ऊपर जा सकता है। तो ये देखो दो प्रकार से रिएक्शन यहाँ पे हो सकती है। तो ये जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, CH3 COH, ये खाली हो गया, इस तरफ H था, H लिखेंगे, उसके बाद इस तरफ का ये H चला गया अर्थात CH2, उसके बाद सिंगल बॉन्ड C कीटोन ग्रुप, उसके बाद CH3, ये बनेगा। दूसरे वाले में क्या बनेगा, इसको हम यहां से इस तरफ दिखा दे रहे हैं, ये निकल गया, ये यहाँ पे जुड़ गया था, ये मेन हो गया CH3 C डबल बॉन्ड से OH जुड़ गया, CH3 हो गया। बाकी का जो इधर का पार्ट था वो इसमें आके जुड़ गया, इसको हम नीचे ना जोड़ के ऊपर जोड़ दे रहे हैं, नीचे CH2 CHO, ये एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया, और ये बन गया बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। तो ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, जिसमें दोनों जो कार्बोनिल यौगिक थे वो दोनों अलग अलग लिए गए, इसलिए इसको क्रॉस एल्डोल संघनन कहा गया। इसको एल्डोल संघनन कहा गया क्योंकि इसमें दोनों यौगिक सेम लिए गए। इसको क्रॉस इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें दोनों यौगिक अलग अलग लिए गए, कीटोन लिया गया और एक एल्डिहाइड लिया गया। एल्डोल संघनन में हम लोगों ने देखा कि दो कार्बोनिल यौगिक आपस में संघनित होकर के बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक बना रहे हैं। ये अभिक्रिया ये दुर्बल क्षार की उपस्थिति में हो रही है। जब बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक बन जाता है तो उसको हम अगर हीट कर दें, गर्म कर दें, तो एक और नया यौगिक प्राप्त होता है CH, देखेंगे CH3 CHO एल्डिहाइड, एक दूसरा एल्डिहाइड डाइल्यूट NaOH या KOH, आप जो भी लेना उसी समझे वो ले सकते हैं। जैसे रिएक्शन हुई थी वैसे ही हो जाएगा। यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन आके ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा आके, तो बन जाएगा CH3 COH H CH2 CHO, अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना। अगर हम इसको गर्म कर दें, हीट दे दें, गर्म कर दें, तो क्या होता है, जो ये OH होता है और अल्फा जो कार्बन है उसका हाइड्रोजन, उसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं समझने के लिए, ये अल्फा कार्बन था
अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन और बीटा कार्बन का जो OH था, ये दोनों मिलकर के जल बन के निकल जाते हैं। तो यहाँ पर एक द्विबंध क्रिएट हो जाता है, CH3 CH द्विबंध CH CHO, ये यौगिक बन जाता है। अब हम देखेंगे पांचवी हमारी अभिक्रिया है रायमर-टीमन अभिक्रिया। जो भी अभिक्रिया अभी हमने बताई आपको, रोजनमुंड अपचयन, स्टीफन मेथड, कैनिजारो, एल्डोल और साथ में क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन भी हमने बताया आपको। चार में से पांचवी जो हमारी अभिक्रिया है रायमर-टीमन अभिक्रिया, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है, बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो इस अभिक्रिया का कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें होता है फिनॉल को क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म होता है। और कास्टिक सोडा अर्थात NaOH कैसा होता है? कास्टिक सोडा जलीय होता है, एक्वस होता है। जलीय विलेन के साथ 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने के पश्चात, गर्म कर देंगे तो एक लवण हमको मिलेगा जिसको अम्लीकृत करते हैं HCl द्वारा। तो अम्लीकृत करने पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसे कहा जाता है सैलिसिल एल्डिहाइड, मुख्य उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है। मतलब फिनॉल की रिएक्शन, फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और जलीय NaOH या KOH, दोनों में से कोई हम ले सकते हैं, NaOH या KOH के साथ 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करने पर क्या बनता है? सैलिसिल एल्डिहाइड मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। देखिए फिनॉल OH बेंजीन रिंग प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस NaOH। कैसा NaOH हमें लेना है? इक्वस लेना है, जलीय लेना है। टेम्परेचर हम 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। होता क्या है, जो फिनॉल होता है ये एसिडिक नेचर रखता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, इसलिए ये पहले क्षार से रिएक्शन करता है। क्षार से रिएक्शन करके H और OH मिलके जल निकल जाता है, H2O, और जो Na होता है वो यहाँ पे आके जुड़ जाता है ऐसे। Na बेंजीन रिंग, जल निकल गया। उसके बाद क्लोरोफॉर्म इसके साथ रिएक्शन करता है, तो क्लोरोफॉर्म में 3 क्लोरीन है, तो इसमें का एक क्लोरीन अर्थात NaOH हमें एक और लेना होगा। यहाँ पर एक और NaOH लेते हैं, एक और NaOH इसके क्लोरीन से रिएक्शन करके NaCl बना के निकल जाता है, एक NaCl निकल जाएगा। उसके बाद इसका अर्थो पार्ट का जो H होता है, जो हाइड्रोजन होता है वो, और इसका OH, ये दोनों पानी बना के निकल जाते हैं। अर्थात 2 पानी की अणुएं बाहर हो जाती हैं। जब 2 पानी की अणुएं बाहर हो जाती हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसा बन के आता है, ये जब इसमें से एक क्लोरीन निकल जाता है, CH Cl इस तरह से था, एक क्लोरीन निकल गया तो ये जुड़ने लायक हो गया, ये आके यहाँ पर जुड़ जाता है CHCl2, ये माध्यमिक उत्पाद होता है। इसके बाद क्या होता है, ये जब जितने भी क्लोरीन होते हैं वो सब NaOH से रिएक्शन करके बाहर होते हैं NaCl के रूप में। तो जितने अब क्लोरीन है उतने आप NaOH और यहाँ पर यूज करेंगे NaOH, तो क्योंकि 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन 2 NaOH के साथ क्या करेंगे, NaCl बन के निकल जाएंगे, 2 NaCl निकल जाएंगे। तो बाकी का क्या होगा, ONA
CH, दो OH आके यहाँ पर जुड़ेंगे। कभी हमने पहले ये बताया था कि किसी भी कार्बन के ऊपर अगर दो OH होते हैं तो वो OH स्थायी नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं, OH और H अर्थात जल बन के वहां से तुरंत निकल जाता है। तो जब जल निकल जाएगा तो ये कुछ बनेगा आपका वो Na, बेंजीन रिंग, CHO, CH एक O बचा था, ये द्विबंध के साथ CHO बना देगा। तो उसके बाद हमने बताया था कि जब इसके साथ क्रिया होती है तो एक बेंजल सोडियम बेंजल्डिहाइड बनता है जिसको अम्लीकृत किया जाता है, किसके द्वारा, HCl के द्वारा अम्लीकृत किया जाता है। तो जैसे ही इसमें HCl हम मिलाते हैं वैसे ही इसका Cl और इसका Na अर्थात एक और NaCl आपका बाहर हो जाता है और ये जो H होता है वो Na की जगह पे सेट हो जाता है, OH, उसके बाद CHO। मेन फंक्शनल ग्रुप ये है, तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, ये हो जाएगा आपका अर्थो, अर्थात इसको कहेंगे अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। या इसको कहा जाता है सैलिसिल एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। इस तरह से ये अभिक्रिया पूरी होती है। तो इसमें हुआ क्या, फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और जलीय NaOH के साथ कराई गई। क्या था, 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिफ्लक्स किया गया, गर्म किया गया। तो पहले NaOH फिनॉल के साथ रिएक्शन करके ONA बेंजीन प्लस Cl2 ये बनाता है, उसके बाद इसमें NaOH और मिलाएंगे तो ऐसा कुछ यौगिक बनेगा, उसको अम्लीकृत करेंगे तो हमें मिलेगा सैलिसिल एल्डिहाइड या अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। आप लोगों को ये हमारा वीडियो अच्छा लगेगा या लगा होगा, क्योंकि हमने जो अपने हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं थी उनको समझाने का, बताने का, उनका कॉन्सेप्ट प्रूव कराने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे लाइक करें और अगर आप नए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें।